नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नमिंदर संधू आपको जो पढ़ा रहा हूँ इतिहास। तो इतिहास में हमारा जो आज का चर्चा का विषय है वो रहेगा दोस्तों पल्लव राजवंश। तो हम पढ़ेंगे पल्लव राजवंश के बारे में। पल्लव राजवंश की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? अभिलेखों से मिलती है, साहित्यिक स्रोतों से मिलती है, या जो भी पल्लवों को विदेशी उत्पत्ति भी माना जाता है और पल्लवों की स्वदेशी उत्पत्ति का भी इन्हें माना जाता है। तो अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग विचारधारा है इनके बारे में जो बता रहे हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश में देखेंगे सबसे पहले तो इनकी उत्पत्ति है। उत्पत्ति के बारे में जो विदेशी मत है, कुछ विद्वानों का मानना है, कुछ विद्वानों का मानना है कि जो पल्लव थे, पल्लव यह विदेशी जाति के पहलवों से संबंधित थे। पहलव यानी जो पार्थियन शासक थे। पार्थियन शासक हम देखेंगे जो जैसे हमने देखा शक, कुषाण, पर्शियन, भारत में जो विदेशी जातियां आती हैं, उन विदेशी जातियों में हम देखेंगे तो इनको पल्लवों को पहलवों से संबंधित किया गया। लेकिन इन दोनों शब्दों में समानता मात्र नजर आती है। हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये पल्लव है जो पहलव रहे होंगे। तो पहलव होना पल्लवों का सत्य प्रतीत नहीं होता। पहलवों से संबंधित किया गया है, लेकिन यह क्या है? सत्य प्रतीत नहीं होता। सत्य प्रतीत नहीं होता, यानी कि हम पल्लवों को पहलव नहीं मान सकते। उसके बाद देखेंगे हम द्रुबिल महोदय, जो एक इतिहासकार हैं। द्रुबिल महोदय, इनका मानना है कि पल्लवों का संबंध, जो पल्लव हैं इनका संबंध, पल्लवों का संबंध जूनागढ़ अभिलेख से हमें एक नाम मिलता है सुविशाख। एक प्रांतपति था यहाँ का, सुविशाख से जोड़ा गया है। किनसे जोड़ा गया है? सुविशाख से जोड़ा गया है। द्रुबिल एक इतिहासकार है जिन्होंने पल्लवों का संबंध है जो सुविशाख से जोड़ा गया। ये तो है विदेशी मत। उसके बाद हम देखें जो पल्लव है, पल्लव राजवंश सबसे पहले तो हम देखेंगे दक्षिण भारत में रहता है। किस जगह पे है पल्लव? पल्लव हम यहाँ पर देखेंगे दक्षिण भारत के क्षेत्र में थे। कहाँ थे? दक्षिण भारत के क्षेत्र में। इस क्षेत्र में पल्लव थे, इस क्षेत्र में पल्लव थे। तो फिर हम देखेंगे इनका जो स्वदेशी मत है, जैसे हम देखेंगे डीसी सरकार व केपी जायसवाल के अनुसार, जो केपी जायसवाल हैं, इनका क्या मानना है पल्लवों के बारे में? ये बताते हैं कि पल्लव भारतीय थे। इनका जो है पल्लवों को भारतीय उत्पत्ति के समर्थन करते हैं, क्योंकि भारतीय उत्पत्ति का समर्थन करते हैं। केपी जायसवाल और डीसी सरकार के अनुसार जो पल्लव थे वो भारतीय ही थे, न कि कोई विदेशी थे। इसके बाद हम देखेंगे जो इनकी मूल स्थान है, इनका मूल स्थान क्या रहता है? तो इनका मूल स्थान तोंड मंडलम को माना गया है। तोंड मंडलम को पल्लवों का क्या है? मूल स्थान माना गया है। मूल स्थान माना गया है। अब इनकी प्रारंभिक जानकारी देखें तो हमें कहाँ से मिलती है? प्रारंभिक जानकारी में देखेंगे इनकी अभिलेखों से इनके प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रारंभिक इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है? इनके अभिलेखों से मिलती है। तो इनके अभिलेख दो भाषाओं में
उत्कीर्ण करवाए गए हैं 2 भाषाओं में। एक तो संस्कृत भाषा में भी इनके अभिलेख मिलते हैं, संस्कृत भाषा में भी अभिलेख उत्कीर्ण करवाए। जो संस्कृत भाषा के अभिलेख हैं उनसे भी हमें पल्लवों की जानकारी मिलती है। और दूसरा प्राकृत भाषा के अभिलेखों से भी हमें पल्लवों की जानकारी मिलती है। तो साहित्य की बात करें हम, बौद्ध साहित्य व जैन साहित्य से भी हमें क्या है, पल्लवों की जानकारी मिलती है। पल्लवों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अभिलेखों से मिलती है, और बौद्ध साहित्य से भी हमें इनकी जानकारी मिलती है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो कांची का विष्णुगुप्त समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उसका लेख मिलता है। जो प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की, प्रयाग प्रशस्ति, हमें प्रयाग प्रशस्ति से कांची के विष्णुगोप की जानकारी मिलती है। कांची का एक शासक रहता है विष्णुगोप, जिसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। तो फिर से हम एक बार इनको रिपीट कर लें, इनका रिवीजन कर लें कि जो पल्लव एक दक्षिण भारत में निवास करने वाले थे, दक्षिण भारत के निवासी थे पल्लव। तो इनमें हम देखेंगे इनकी जो उत्पत्ति का सिद्धांत क्या रहता है। पल्लवों की जो विदेशी उत्पत्ति है, कुछ विद्वानों का मानना है कि पल्लव जो है विदेशी जाति पहलवों से संबंधित थे, लेकिन क्या इन्हें माना नहीं जाता, सत्या प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इनके शब्दों में जरूर समानता है, इसके अलावा इनमें कोई संबंध नहीं पाया गया। फिर उसके बाद देखेंगे द्रुबिल महोदय एक इतिहासकार रहते हैं, इनके अनुसार पल्लवों का जो संबंध है सुविशाख से जुड़ा गया है। द्रुबिल महोदय पल्लवों को जूनागढ़ अभिलेख के सुविशाख से जोड़कर देखते हैं, जिनका मानना है कि ये विदेशी रहे होंगे। उसके बाद हम देखेंगे डीसी सरकार व केपी जायसवाल, जो भारतीय इतिहासकार हैं, इन्होंने पल्लवों की भारतीय उत्पत्ति का समर्थन किया है। डीसी सरकार व केपी जायसवाल के द्वारा पल्लवों की भारतीय उत्पत्ति का समर्थन करते हैं। इनका मानना है जो पल्लव है वो भारतीय ही थे, डीसी सरकार व केपी जायसवाल के अनुसार। फिर देखेंगे इनका मूल स्थान कौन सा है। इनका मूल स्थान दक्षिण में तोंड मंडलम को माना गया है, और इनकी जानकारी के साधन, इनका प्रारंभिक इतिहास है। प्रारंभिक इतिहास की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? अभिलेखों से मिलती है। तो अभिलेख कौन कौन से हैं? 2 भाषाओं में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा के अभिलेख, प्राकृत भाषा के अभिलेख। अगर साहित्य की बात करें, पल्लवों की साहित्यिक जानकारी बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ और जैन साहित्य यानी जैन ग्रंथों से भी हमें पल्लवों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम देखेंगे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में हमें क्या जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति से कांची जो पल्लवों की राजधानी रहती है, कांची का शासक है विष्णुगोप, कांची के शासक विष्णुगोप की जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। तो इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, एक है गुजराती कवि सोडल, इनके द्वारा एक ग्रंथ की रचना की जाती है। गुजराती कवि सोडल के द्वारा ग्रंथ की रचना की जाती है, अवंती सुंदरी से क्या होता है? हमें जो पल्लव शासक हैं, पल्लव राजाओं के प्रारंभिक इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। पल्लव राजाओं के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हमें अवंती सुंदरी जो ग्रंथ है उससे मिलती है, जिसका रचयिता कौन है? कवि सोडल है, जो पल्लव राजाओं के प्रारंभिक इतिहास की हमें जानकारी देता है। अब पल्लवों की राजधानी की बात करें हम, इनकी राजधानी कौन सी रहती है? पल्लवों की
राजधानी कौन सी रहती है? तो इनकी राजधानी कौन सी थी? कांची पल्लवों की राजधानी थी। इसे एक और नाम से जाना जाता था, कांचीवरम। कांचीवरम पल्लवों की राजधानी थी। तथा यह दक्षिण भारत में, जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। शिक्षा का प्रमुख केंद्र था उस समय कौन? कांची। अब इसके संस्थापक की बात करें, इसका संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक को हम देखेंगे तो सिंह विष्णु, संस्थापक सिंह विष्णु। अवनी सिंह, अवनी सिंह क्या था? पल्लव वंश का संस्थापक रहता है। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु इनका संस्थापक था। तथा इनके दरबार में एक दरबारी था इनका, भारवी। भारवी काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारवी द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई, या उसके ग्रंथ का नाम दिया जाता है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम की रचना किसके द्वारा की गई? भारवी के द्वारा की गई। और यह भारवी किसके दरबार में रहता था? सिंह विष्णु के दरबार में रहता था। या किस वंश के दरबार में रहता था? तो पल्लव वंश के सिंह विष्णु के दरबार में भारवी रहता था। तथा सिंह विष्णु के द्वारा महाबलीपुरम में मंदिर की स्थापना करवाई जाती है या निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा? सिंह विष्णु के द्वारा, जो इनका संस्थापक रहता है। तो फिर से हम देख लें जरा इनको। गुजराती कवि सोडल के द्वारा एक ग्रंथ की रचना की जाती है। कौन सा ग्रंथ? अवंती सुंदरी, जो पल्लव राजाओं के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी देता है। तथा इनकी राजधानी की बात करें तो पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? कांची इनकी राजधानी रहती है, क्योंकि पल्लव दक्षिण भारत में थे। और कांची नरेश, पीछे हमने पढ़ा, जो कांची नरेश विष्णु गोप है, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। तो दक्षिण भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहती है ये जो कांची है। तो इसके संस्थापक की बात करें, सबसे पहले हम देखेंगे इनका संस्थापक सिंह विष्णु अवनी सिंह था, जिसका कालखंड कितना रहता है? 675 ईस्वी से 700 ईस्वी तक दक्षिण भारत में शासन किसके द्वारा किया जाता है? पल्लव शासक सिंह विष्णु के द्वारा किया जाता है। एक और नाम इसका मिलता है अवनी सिंह, जिसके दरबार में एक कवि रहते हैं, इनके दरबारी भारवी रहते हैं। प्रमुख प्रश्न है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारवी किसके दरबार में रहता था? तो सिंह विष्णु के दरबार में रहता था। और इनके द्वारा एक बुक की ग्रंथ की रचना की जाती है, जिसका नाम क्या है? क्या नाम है दोस्तों? किरातार्जुनीयम। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पर। और सिंह विष्णु के द्वारा महाबलीपुरम में वराह मंदिर की स्थापना करवाई जाती है। महामल में या महाबलीपुरम में एक मंदिर की स्थापना करवाई जाती है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रम से इनका जो अगला शासक रहता है। तो अगला शासक हम देखेंगे दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम। इनका जो शासनकाल कितना रहता है? 630 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी से लेकर के 630। और दूसरा पीछे जो हमने बताया उनका जो इनका संस्थापक था, इनका संस्थापक कौन था? इनका संस्थापक था सिंह विष्णु, जिनका कार्यकाल कितना रहता है दोस्तों? 575 से, नोट करना, 575 से लेकर के 600 रहता है। पहले मैंने 675 से 700 बता दिया, सॉरी मिस्टेक हो गया, लेकिन 575 से 600 ईस्वी में इनका जो संस्थापक है सिंह विष्णु, उनका कार्यकाल रहता है। तो इसके बाद हम देखेंगे महेंद्र वर्मन प्रथम है, जिनका कार्यकाल कितना है? 600 लेकर के 630 ईस्वी तक जिनका कार्यकाल
माना जाता है। महेंद्र वर्मन प्रथम की एक ग्रंथ रचा जाता है, मत विलास प्रसहन। इस ग्रंथ में न्याय विभाग व पुलिस विभाग, न्याय विभाग व पुलिस विभाग के भ्रष्टाचार का उल्लेख किया गया है। और महेंद्र वर्मन जो प्रथम है, ये शासक हमें किसके समकालीन मिलता है? हर्षवर्धन और चालुक्य नरेश पुलकेशिन के द्वितीय। हमने पहले पढ़ा पीछे, जो 634 ईस्वी में जैन रवि कीर्ति की एक हमें प्रशस्ति देखने को मिलती है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य संघर्ष होता है, जिसमें हर्षवर्धन परास्त होता है। तो दोनों समकालीन थे। तो तिथि हम देखेंगे 600 से लेकर के 630। यहाँ पर भी हम देखेंगे जो पुलकेशिन द्वितीय व हर्ष के समकालीन था महेंद्र वर्मन प्रथम, हर्ष के समकालीन रहता है। तथा महेंद्र वर्मन प्रथम के समय हम देखेंगे चालुक्यों और पल्लवों के मध्य, पल्लवों व चालुक्यों के मध्य संघर्ष होता है, जिसमें क्या होता है? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा महेंद्र वर्मन प्रथम को क्या किया जाता है? परास्त किया जाता है। और पुलकेशिन द्वितीय है जो यहाँ पर विजयी होता है। तो इसके बाद हम देखेंगे जो पल्लव कला की प्रमुख शैलियाँ हैं। स्थापत्य कला शैली है पल्लव कला की, हम देखेंगे इनके राजनीतिक प्रशासन से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पल्लवों की स्थापत्य कला है। तो इसके बाद हम उसे देखेंगे। इनको फिर से देख लें। महेंद्र वर्मन प्रथम सिंह विष्णु के बाद शासक बनता है, जो 600 से लेकर के 630 ईस्वी तक इसका कालखंड रहता है। तो इनके द्वारा मत विलास प्रसहन नामक एक नाटक की रचना की जाती है, जिसमें न्याय विभाग व पुलिस विभाग के भ्रष्टाचार का उल्लेख मिलता है। तो जो महेंद्र वर्मन प्रथम है, पुलकेशिन द्वितीय व हर्ष के समकालीन रहता है, तथा इसके समय पल्लवों व चालुक्यों का क्या होता है? संघर्ष होता है। पल्लवों और चालुक्यों के मध्य संघर्ष छिड़ जाता है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा महेंद्र वर्मन प्रथम को क्या किया जाता है? परास्त किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे महेंद्र वर्मन शैली। एक तो महेंद्र वर्मन शैली है, दूसरी है पल्लव कला की महामल शैली। यहाँ पर हम देखें पर्सी ब्राउन जो है, एक इतिहासकार हैं, पर्सी ब्राउन के द्वारा पल्लव कला की चार शैलियों की हमें जानकारी दी जाती है। किसके द्वारा? महेंद्र वर्मन शैली और पल्लव कला महामल शैली, जिसकी जानकारी हमें कौन देता है? पर्सी ब्राउन द्वारा दी जाती है। तो पहले हम देखेंगे इनमें महेंद्र वर्मन शैली, जिसमें मुख्य रूप से मंडप का निर्माण जो है, मंडपों का जो निर्माण है, महेंद्र वर्मन शैली की क्या है? सबसे बड़ी एक विशेषता है। तो उसके बाद हम देखेंगे जो पल्लव कला की महामल शैली है, तो इसमें हम देखेंगे रथ व मंडप, मंदिरों का निर्माण होता है। इसमें क्या था? केवल मंडप थे। और यहाँ पर हम देखेंगे महामल शैली में रथ मंदिर और मंडप
मंदिरों का यहाँ पर निर्माण होता है। और ये जो सभी स्मारक हैं, रथ और मंडप मंदिरों के स्मारक हमें कहाँ से मिलते हैं? सभी स्मारक मामलपुर से प्राप्त होते हैं, या हम कहेंगे महाबलीपुरम से इन स्मारकों की जानकारी हमें मिलती है, या इन स्मारक हैं जो ये कहाँ बने हुए हैं? महाबलीपुरम में बने हुए हैं। और दूसरा देखेंगे ये मंडप और जो रथ मंदिर हैं ये क्या है? अलंकृत युक्त थी। अलंकृत युक्त जो मंडप है इनका निर्माण होता है, जिनमें हम देखेंगे पंचपाडम, रामानुज मंडप, और दूसरा हम देखेंगे महिषासुर मर्दिनी मंडप। ऐसे मंडपों के निर्माण की जानकारी हमें महामल शैली से मिलती है। फिर देखेंगे हम यहाँ पर रथ मंदिरों में देखेंगे, जो रथ मंदिर हैं, रथ मंदिरों में सबसे छोटा रथ है उसे क्या कहा गया है? द्रौपदी। कौन सा है? द्रौपदी रथ। और जो सबसे प्रसिद्ध रथ मंदिर है वो कौन सा है? सबसे प्रसिद्ध धर्मराज रथ। तथा इन्हें सप्त पैगोडा कहा जाता है। ये जो रथ मंदिर हैं इन्हें क्या कहा जाता है? सप्त पैगोडा मंदिर कहा जाता है दक्षिण की पल्लवों की भाषा में। फिर से हम देखेंगे इन शैलियों के बारे में। जो पल्लव कला की शैलियां हैं इनकी जानकारी हमें पर्सी ब्राउन के द्वारा दी जाती है। पल्लव स्थापत्य कला की जो शैली है इसकी जानकारी पर्सी ब्राउन देता है, जिसके अनुसार पल्लव कला की 4 शैलियों की जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले हम देखेंगे महेंद्र वर्मन शैली, जिसमें हम देखेंगे मंडप का निर्माण इसकी विशेषता रहती है। किसका निर्माण? मंडप का निर्माण। दूसरा देखेंगे महामल शैली पल्लव कला की, जिसमें रथ और मंडप मंदिरों का निर्माण होता है, दोनों का निर्माण होता है। तथा इसके जो सभी स्मारक हैं हमें कहाँ पर मिलेंगे? महाबलीपुरम या मामलपुरम में सभी स्मारकों का हमें निर्माण देखने को मिलता है। उसके बाद देखेंगे ये जो मंडप है इनके क्या हैं? अलंकरण युक्त हैं, जिनमें महिषासुर मर्दिनी, पंचपांडव मंडप और भी कुछ मंडप हैं जो विशेष रहते हैं, उनकी जानकारी हमें मिलती है। और यहाँ पर रथ मंदिरों की बात करें तो रथ मंदिरों को क्या कहा गया है? सप्त पैगोडा कहा गया है। तो इनमें हम देखेंगे सबसे छोटा जो रथ है वो द्रौपदी रथ कहलाता है, और सबसे जो प्रसिद्ध रथ है उसे क्या कहा गया है? धर्मराज रथ कहा गया है। इसके बाद देखेंगे हम इनकी अन्य 2 शैलियाँ। इसके बाद हम देखेंगे एक राजसिंह शैली और एक नंदीवर्मन द्वितीय की जो शैली है। तो इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों राजसिंह शैली व नंदीवर्मन शैली। 2 पढ़ ली हमने, दूसरी 2 शैलियाँ ये रहेंगी। राजसिंह शैली है जो, इसमें हम देखेंगे बिना रथ के मंदिरों का निर्माण होता है। राजसिंह शैली में बिना रथ के मंदिरों का निर्माण होता है। तो इनमें 2 प्रसिद्ध मंदिर हैं। 2 प्रसिद्ध मंदिर हम देखेंगे जो हैं कांची का कैलाश। तो इनमें 2 प्रसिद्ध मंदिर हैं, कांची का कैलाशनाथ मंदिर व दूसरा महाबलीपुरम का शोर मंदिर जो क्या है? एक शिव मंदिर है। जो कांची का कैलाशनाथ मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय से लेकर के महेंद्र वर्मन
द्वितीय के काल में निर्मित होता है। स्थापना किसके द्वारा करवाई गई, नींव रखी किसके द्वारा गई, नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय, और बनकर पूर्ण कब होता है, महेंद्र वर्मन द्वितीय के समय। और 2 मंदिर हैं, कांची का कैलाशनाथ और महाबलीपुरम का शोर मंदिर। उसके बाद हम देखेंगे नंदीवर्मन शैली। नंदीवर्मन शैली में भी हम देखेंगे जो इस समय क्या होता है, इसमें छोटे मंदिरों का निर्माण होता है। इस काल में हम देखेंगे, इस काल में जो पल्लव कला है, पल्लव कला है, यह पतन की ओर अग्रसर थी। और इसमें एक तो मुक्तेश्वर व मांगतेश्वर नामक 2 मंदिरों का निर्माण होता है। 2 मंदिरों का निर्माण प्रमुख रूप से होता है। पल्लव कला या पल्लव इतिहास में हम देखें तो इनके राजनीतिक इतिहास से इनकी जो स्थापत्य कला का इतिहास है महत्वपूर्ण है। पल्लव काल में या पल्लव राजवंश में हम देखेंगे ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है तो इनके स्थापत्य कला पर ही प्रश्न पूछा जाता है, इनके साहित्य पर भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे इनके शासक कौन कौन से रहते हैं, कौन कौन शासक होते हैं, इनका राजनीतिक इतिहास क्या रहता है, इनकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। हमने क्या देखा, नंदीवर्मन शैली में पतन की और अग्रसर थी, मांगतेश्वर व मुक्तेश्वर नामक 2 मंदिरों का यहाँ पर नंदीवर्मन शैली में निर्माण होता है। दूसरा हमने देखा जो राजसिंह शैली है, नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय की है, तथा यहाँ पर बिना रथ के मंदिरों का निर्माण हुआ। इनमें कांची के कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण होता है। तथा जो कैलाशनाथ मंदिर है यह नरसिंह वर्मन द्वितीय से लेकर के महेंद्र वर्मन द्वितीय तक इसका निर्माण जारी रहता है और बनकर यह तैयार होता है। इसके बाद हम देखेंगे अगला शासक है जो इनका कौन सा रहता है, नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसका कार्यकाल कितना रहेगा, 630 से लेकर के 668 ईस्वी तक हम देखेंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय का कार्यकाल रहता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय हम देखते हैं, नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय हम देखते हैं कि जो वहनसंग है, वर्धन वंश के काल में, हर्षवर्धन के समय में वहनसांग भारत की यात्रा करता है, भारत की यात्रा पर आता है। तथा नरसिंह वर्मन प्रथम के समय वहनसांग के द्वारा दक्षिण भारत की, यानी कांची में आता है, इनकी राजधानी कांची में दक्षिण भारत की यात्रा करता है, दक्षिण भारत की यात्रा करता है। तो जो नरसिंह वर्मन द्वितीय है, पुलकेशिन द्वितीय के साथ नरसिंह वर्मन का संघर्ष होता है, जिसमें नरसिंह वर्मन प्रथम को श्रीलंका के शासक मान वर्मा के द्वारा क्या किया जाता है, सहायता दी जाती है। तथा नरसिंह वर्मन के द्वारा पुलकेशिन द्वितीय को यहाँ पर हम देखेंगे परास्त कर दिया जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे जो इनका अगला शासक है, अगला शासक कौन बनता है, महेंद्र वर्मन द्वितीय। कौन रहता है, महेंद्र वर्मन द्वितीय। महेंद्र वर्मन द्वितीय की एक विशेषता है जिसका हम शासनकाल देखेंगे 668 से लेकर के 670 तक रहता है। महेंद्र वर्मन का जो शासनकाल है 668 से लेकर के 670 तक रहता है। तथा इसके द्वारा एक घटिका दान में दी जाती है। महेंद्र वर्मन द्वितीय के द्वारा एक घटिका दान में दी जाती है। तो इसके बाद जो अगला शासक हम देखेंगे, अगला शासक नरसिंह वर्मन पहला, दूसरा महेंद्र वर्मन,
इसके बाद देखें तो परमेश्वर वर्मन प्रथम यहाँ पर शासक बनता है, प्रथम यहाँ पर शासक बनेगा, तथा जिसका कार्यकाल है जो 670 से लेकर के 700 तक रहेगा। इसके समय होता क्या है, पल्लवों और चालुक्यों का संघर्ष, पल्लवों व चालुक्यों का पुनः संघर्ष होता है, जिसमें बादामी के चालुक्य शासक को परमेश्वर वर्मन प्रथम द्वारा पेरुवंडलूर के युद्ध में परास्त किया जाता है। किसके द्वारा? परमेश्वर वर्मन प्रथम के द्वारा। फिर से हम रिवीजन करेंगे इनका। पहले देखेंगे हम नरसिंह वर्मन प्रथम, जो पल्लव वंश का अगला शासक बनता है। तीसरा शासक 630 से लेकर के 668 ईस्वी तक यह शासन करता है। इसके समय हम देखेंगे हेनसांग भारत की यात्रा बताता है हर्षवर्धन के समय। किसके समय? हर्ष के समय। लेकिन दक्षिण भारत में नरसिंह वर्मन प्रथम के समय यात्रा पर आता है हेनसांग। तो पुलकेशिन द्वितीय के साथ नरसिंह वर्मन प्रथम का क्या होता है? संघर्ष होता है, जिसमें हम देखेंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय को सहायता कौन करता है? श्रीलंका का शासक मानवर्मा इन्हें सहायता करता है, जिसमें क्या करते हैं ये पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर देते हैं। उसके बाद आता है अगला शासक महेंद्र वर्मन द्वितीय, जिसका शासनकाल रहता है 668 से लेकर के 670 ईस्वी तक, और इसके द्वारा एक घटिका दान में दिए जाने का उल्लेख मिलता है। तो अगला शासक हम देखेंगे परमेश्वर वर्मन प्रथम, पल्लव वंश का अगला शासक परमेश्वर वर्मन प्रथम, जिसका कार्यकाल 670 ईस्वी से लेकर के 700 ईस्वी रहेगा। इसके समय हम देखेंगे पल्लवों व चालुक्यों का पुनः संघर्ष होता है, जिसमें बादामी का चालुक्य शासक विक्रमादित्य, कौन? विक्रमादित्य के द्वारा आक्रमण किया जाता है परमेश्वर वर्मन प्रथम पर। किस पर? परमेश्वर वर्मन प्रथम पर आक्रमण किया जाता है विक्रमादित्य के द्वारा। लेकिन पेरुवंडलूर के युद्ध में परास्त कर दिया जाता है। किसे? विक्रमादित्य को, परमेश्वर वर्मन प्रथम के द्वारा। यहाँ पर भी देखेंगे जो नरसिंह वर्मन प्रथम है, इसके द्वारा पुलकेशिन द्वितीय को 3 युद्धों में परास्त किया जाता है। 3 युद्धों में परास्त किया जाता है। तो इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय की। कौन सा शासक होगा अगला? नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसका शासनकाल रहेगा 700 से लेकर के 728 ईस्वी तक। नरसिंह वर्मन द्वितीय है जो इसका शासनकाल रहेगा। इसके द्वारा शंकर भट्ट व आगम प्रिय की उपाधियां धारण की जाती हैं, तथा इसके दरबार में एक विद्वान रहता है जिसका नाम क्या था? दंडिन। पीछे हमने पढ़ा सिंह विष्णु के दरबार में कौन रहता था? सिंह विष्णु के दरबार में रहता था भारवी। इनके बारे में पल्लव जो वंश है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारवी किसके दरबार में रहता था और दंडिन किसका दरबारी था। और इसके दरबार में एक विद्वान रहता था दंडिन, जिसके द्वारा एक ग्रंथ की
रचना की जाती है, जिसमें हम देखेंगे भारवी के द्वारा किस ग्रंथ की रचना की जाती है? भारवी के द्वारा किरातार्जुनीय की। लेकिन दंडिन के द्वारा हम देखेंगे दश कुमार चरित ग्रंथ की रचना की जाती है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ रहता है दश कुमार चरित। और उसके बाद हम देखेंगे जो अगला शासक है इनका, तो नंदी वर्मन। प्रमुख शासकों में हम देखेंगे इनके महत्वपूर्ण शासक है जो नंदी वर्मा द्वितीय। नंदी वर्मन जो द्वितीय है, इसका शासनकाल रहता है दोस्तों 730 से लेकर के 800 ईस्वी तक। 730 से लेकर के 800 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। जो नंदी वर्मन द्वितीय है, इसके समय हम देखेंगे अलवार संत, इनके दरबार में एक अलवार संत रहते हैं जिनका नाम है तिरुमंगई। इनके दरबार में एक अलवार संत निवास करते हैं तथा इनके द्वारा मुक्तेश्वर व बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, जो क्या है एक विष्णु मंदिर रहता है। तो इसकी विशेषताएं क्या है? अलवार संत तिरुमंगमई इनके दरबार में रहते हैं तथा 2 मंदिरों का निर्माण, जो मुक्तेश्वर व बैकुंठ पेरुमाल मंदिर है, जो विष्णु मंदिर है, इनका निर्माण करवाया जाता है। तो अगला शासक हम यहाँ पर देखें तो इनका रहता है अपराजित। 880 से लेकर के 800 से लेकर के 80 से लेकर के 903 तक। अगला शासक अपराजित 880 से लेकर के 903 तक इसका क्या है दोस्तों? शासनकाल रहता है। 880 से लेकर के 903 तक इसका शासनकाल रहता है तथा इसके यहाँ पर आदित्य एक सामंत था। जो आदित्य है वो क्या है? अपराजित का सामंत रहता है तथा अपराजित का जो संघर्ष है पांड्य शासकों से चलता है। पांड्य शासक वरगुण द्वितीय के साथ होता है तथा हम देखेंगे पांड्य शासक और पल्लवों के समय हम देखेंगे पांड्य शासकों और पल्लवों का जो संघर्ष होता है, संघर्ष में क्या होता है? जो पल्लव हैं इनकी स्थिति कमज़ोर हो जाती है और पल्लवों का पतन हो जाता है। आदित्य के द्वारा जो इसका सामंत है अपराजित की हत्या कर दी जाती है। और इतिहासकारों का मानना है कि पांड्य शासक और पल्लव शासकों के जो संघर्ष है, इनमें स्थिति कमज़ोर होने का फ़ायदा किसके द्वारा उठाया जाता है? चोल वंश के शासकों द्वारा इसका भरपूर लाभ उठाया जाता है। तो फिर से हम यहाँ पर देखेंगे इनके शासक हैं जो नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसका शासनकाल 700 ईस्वी से लेकर के 728 ईस्वी तक रहता है और इनके द्वारा शंकर भक्त तथा आगम प्रिय नामक 2 महत्वपूर्ण उपाधियां धारण की जाती हैं। फिर देखेंगे हम महत्वपूर्ण है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके दरबार में एक विद्वान रहता था जिसका नाम था दंडिन तथा इसके द्वारा दश कुमार चरित नामक एक ग्रंथ की रचना की जाती है। उसके बाद देखेंगे हम नंदी वर्मन द्वितीय, जिसका शासनकाल 730 ईस्वी से लेकर के 800 ईस्वी तक रहता है तथा इसके दरबार में अलवार संत तिरुमंगमई निवास करता था तथा इसके द्वारा मुक्तेश्वर व बैकुंठ पेरुमाल 2 मंदिरों का निर्माण करवाया जाता है। ये मंदिर क्या है?
वैकुंठ पेरुपाल एक विष्णु मंदिर था। तो इसके बाद देखेंगे हम अपराजित, जो एक महत्वपूर्ण शासक रहता है, अंतिम शासक रहता है पल्लव वंश में। तो 880 से लेकर के 903 ईस्वी तक वह शासन करता है तथा इसका एक सामंत रहता है आदित्य। आदित्य कौन था? अपराजित का सामंत रहता है। और पांडवों का जो पल्लव है, इनका जो संघर्ष है किससे रहता है? पांडवों के साथ। पल्लवों और पांडवों के संघर्ष में हम देखेंगे जो पांडवों की स्थिति मजबूत और पल्लवों की स्थिति क्या हो जाती है? कमजोर आती है, जिसका जो भरपूर लाभ या फायदा उठाया जाता है चोलों के द्वारा तथा आदित्य के द्वारा अपराजित की हत्या कर दी जाती है तथा पल्लवों का सर्वनाश कर दिया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे पांड्य शासक वर्गुण द्वितीय को अपराजित के द्वारा परास्त भी किया जाता है। तो इसी के साथ हम देखेंगे जो इनके प्रमुख शासक हैं हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे इनका जो प्रशासन था, प्रशासनिक अधिकारी थे प्रमुख, उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। पल्लवों में हम देखेंगे जो राजतव है, राजतव का दैवीय सिद्धांत प्रचलित था तथा इनके यहाँ पर हम देखेंगे जो राजा होते थे वो मंत्रियों के साथ परामर्श कर तथा इसे रहस्य कादिकम कहा जाता था। तो यहाँ पर हम देखेंगे इनके जो प्रमुख अधिकारी हैं, जैसे हम देखेंगे राष्ट्रीय है, देशाधिकृत और संचंतक इनके प्रमुख अधिकारी हैं। और भी हैं एक दो। जो राष्ट्रीय है, जो राष्ट्रिक अधिकारी है, यह प्रशासन का क्या था? यहाँ पर हम देखेंगे सर्वोच्च, प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी रहता है। देशाधिकृत है जो देशाधिकृत स्थानीय शासन का प्रधान कहलाता था। उसके बाद है संचंतक, यह गुप्तचर विभाग का प्रधान रहता है। उसके बाद देखेंगे हम तैर्थिक एक अधिकारी रहता है जो तीर्थ स्थलों का प्रधान था। फिर से हम देखेंगे राजतव का दैवीय सिद्धांत प्रचलित था। मंत्रियों के साथ जो परामर्श करता था शासक, उसे रहस्य कादिकम कहा जाता था। और जो राष्ट्रिक है, इनका प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी रहता है। उसके बाद हम देखेंगे देशाधिकृत, जो स्थानीय शासन का प्रधान रहता है। फिर देखेंगे संचंतक कौन था? यहाँ पर गुप्तचर विभाग का प्रधान रहता है। फिर देखेंगे हम तैर्थिक तीर्थ स्थलों का जो प्रधान था वो क्या कहलाता था? तैर्थिक कहलाता था। तो इसी के साथ ही दोस्तों जो हमारा पल्लव राजवंश है, दक्षिण भारत के इतिहास में हमने पढ़ा, दक्षिण भारत का जो प्राचीन इतिहास है उनमें आज हमने हमारा पल्लव राजवंश कंप्लीट कर लिया है। तो अगले जो हमारा एपिसोड रहेगा, अगली कक्षा रहेगी, उसमें हम पढ़ेंगे या तो चोल राजवंश और परमार राजवंश के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आभार।